नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। पाकिस्तान पे इतना प्यार क्यों आ गया प्रधानमंत्री जी को? वो बड़ी बड़ी बातें, ऑपरेशन सिंदूर होगा, हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, खत्म हो गई। नया नाटक शुरू हो गया। जिस तरह बिहार के चुनाव को देख के प्रधानमंत्री जी मणिपुर पहुंचे, अब क्या दुबई में मैच खेलेंगे तो सब पाकिस्तान के संग युद्ध खत्म हो गए? ना बाप बड़ा, ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अमित शाह जी के बेटे का क्रिकेट से कितना प्यार है सब जानते हैं। दुबई के मैच का भारतीय जनता पार्टी के लोग तक विरोध कर रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए था। अभी पाकिस्तान से झगड़े खत्म नहीं हुए तो जनता को सुनाने के लिए बड़े बड़े डायलॉग, वहां उधर मैच पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, भारत में नहीं खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे। इससे बड़ा नाटक कुछ और हो सकता है क्या? खास करके राजनीतिक संपादक हैं केपी मलिक जी, मैं लेके चलता हूं उनके पास, सुनिएगा कि वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। मुझे पता नहीं कि धन्यवाद शर्मा जी। मुझे पता नहीं कि आपकी रगों में खून दौड़ रहा है या सिंदूर दौड़ रहा है, लेकिन देश की रगों में सिंदूर दौड़ा दिया गया था प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी इस बात के एक्सपर्ट हैं कि कब वो क्या दौड़ा दें। आज कल वो कह रहे थे कि मैं जहर पी लेता हूँ, शिव का भक्त हूँ, सारा जहर पी लेता हूँ। तो कब वो विश्व गुरु हो जाते हैं, कब जेपी नड्डा के बकौल देवताओं के देवता हो जाते हैं, कब शिव जी हो जाते हैं, और कब उनकी रगों में सिंदूर दौड़ने लगता है। पूरा देश हैरान है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पसीने छूट गए हैं। दुबई में क्रिकेट मैच चल रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के पक्ष के जो गोदी मीडिया के पत्रकार थे, वो जो बड़े पक्ष में रहते थे, तो वो भी लिख रहे हैं कि तो गलत हो रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या ये सब ड्रामा था देश को? जो 26 लोग मरे हैं वहां, उनकी पत्नी दुखी हैं, आज उनके बयान सामने आए। एक आध साल के लिए मैच रोका नहीं जा सकता था? या पैसा इतना जरूरी है अमित शाह जी के बेटे के लिए कि वो भारत की भावना ताक पे रख देंगे? अब तो समझ में आ गया कि सरकार नौटंकी बड़ी सरकार है, इसके अलावा है नहीं। लेकिन आपका क्या मानना है? नहीं संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई मैच एक आध साल रोका नहीं जा सकता क्या? मैच के कर्ता धर्ता कौन है ये नहीं पता आपको? और वो जो 26 परिवार हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मारे गए मरते रहते हैं लोग। कोई खाली वो 26 परिवार के लोग ही मरे क्या? उसके अलावा भी लोग मरे, उससे पहले भी पुलवामा में लोग मरे थे। तो पुलवामा की कोई रिपोर्ट आई है? कोई जांच हुई है? कुछ पता चला है? ये जो आप पहलगांव में हुआ था, जो 26 लोग मारे गए थे, इनके जो दोषी हैं वो कहाँ हैं? आज तक कुछ पता चला है? तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं होता है। देखिए, सिंदूर तो दौड़ रहा है रगों में, और वो सिंदूर दौड़ते दौड़ते मणिपुर भी पहुंच गया। और मणिपुर में भी आपने देखा कि आपको 50 बच्चे स्कूल के मिले और उनको जो है तिरंगा फहरा दिया गया। हमारी तो वहां किसी एकाध पत्रकार से बात हुई, और वहां आपको संजय जी हैरानी की बात आपको बता दूं, परसों प्रेस क्लब में एक सरदार जी मिले और वो खड़े होकर नमस्कार उन्होंने मुझे किया। तो मैंने, जो मेरे दोस्त के साथ वो आए थे खाना खाने, मैंने पूछा भैया क्या हुआ? बोला सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। संजय शर्मा जी जो आपको सवाल पूछते हैं वो क्या उकसा देते हैं इसलिए आप बोलते हैं या खुद ही बोलते हैं? मैं कहा नहीं नहीं, वो इंजेक्शन लगाते हैं फिर वो मेरा रिएक्शन आता है। तो उन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा फैन हूं और मैं मणिपुर में रहता हूं। अरे मैंने कहा सरदार और मणिपुर? बोला हाँ, हम लोग म्यांमार से शिफ्ट हुए थे जब देश का बंटवारा हुआ 47 में, तब से हम मणिपुर में रहते हैं, हमारा वहीं पे बिजनेस है और हम मेडिकल का बिजनेस करते हैं। तो लगातार लोग देख रहे हैं। और उन्होंने सवाल उठाया कि देखिए प्रधानमंत्री जी अब जा रहे हैं, और उसके जो विचार थे उसने कहा कि देखिए एक रेल का उद्घाटन करने वो आ रहे हैं, वो तो मंत्री भी कर देता, वो तो उनका वहां बाकी दूसरे मंत्री कर देते, लोग कर देते। ये प्रधानमंत्री जी ऐसे मौकों भी नहीं छोड़ रहे हैं, और बाकी जब इनकी जरूरत थी मणिपुर में तब इनको मणिपुर की याद नहीं आई। तो इस तरह के सवाल जो है जनता उठा रही है। आज वो 26 परिवार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या क्रिकेट बहुत जरूरी है? आपने तो कहा था कि ऐसे दो दो संबंध, दो मुहे संबंध नहीं चल सकते। एक तरफ आप हमारे लोगों को मारें, दूसरा आप व्यापार करें, दूसरा आपको याद होगा वो जो, मुझे नाम तो उसका ध्यान नहीं है, दोसांझ या क्या है, कलाकार है पंजाब का, और कोई हीरोइन उसके साथ थी वो पाकिस्तान की, और उसका क्या हाल इन लोगों ने किया था। मतलब वो नहीं खेल सक, मतलब वो फिल्मों में काम नहीं कर सकते, और वो देशद्रोही है। उन्होंने एक हीरोइन के साथ काम किया पाकिस्तान के, लेकिन मैच हो सकता है क्योंकि मैच में तो माल आ रहा है, और माल लेने वाले कौन है? सर्वज्ञ ज्ञानी विद्वान क्रिकेट के जो अपना पूरा जीवन क्रिकेट में लगाने वाले, उनको क्रिकेट की भी जानकारी है, हिंदी अंग्रेजी की तो उनको कितनी अच्छी जानकारी है, कई बार आपने खुद देखा होगा।
क्रिकेट की बारीकियां उनको पता है, तो भाई उनका मामला था ना। तो इस पर जो सवाल उठा रहे हैं लोग, ये बेईमानी है। मुझे लगता है इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, ये राष्ट्रहित में है। और अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आप पर फिर चार्ज लग जाएगा देशद्रोही का। आप मानते तो है नहीं, आप लगवाते हैं और हमसे भी बुलवाते हैं आप। तो दूसरी चीज ये है कि आज आप कई सवाल ये भी उठा रहे हैं कि भाई बिहार में जिस प्रकार से चल रहा है, बिहार में आपकी सारी चीजें फेल हो गई। जब आपकी सारी चीजें फेल हो गई हैं, बिहार में आपका माँ का मुद्दा भी फेल हो गया है, तो अब वहां इंजेक्शन कुछ मिल नहीं रहा लगाने के लिए। अब क्या हुआ, फिर एफआईआर कर रहे हैं कुछ लोगों के ऊपर। आप संजय जी ये देखिए कि कल नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से पिछले गेट से भागना पड़ा। 7,500 युवा छात्र और कर्मचारी जो धरना दे रहे हैं, उन्होंने घेर लिया। आप ये बताइए, नड्डा जी की हिम्मत इतनी नहीं हुई छात्रों से पूछने की, भाई बताइए क्या दिक्कत है। मैं सत्ताधारी दल का, हमारा भी इसमें सहयोग है, हमारी मिलीजुली सरकार है। आप मुझे बताइए, मैं सीएम से बात करूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा, आप अपनी समस्या हमें बताइए। क्या अगर वो समस्या सुन लेते, क्या दिक्कत थी उनको? चोर की तरह वो क्यों भागे? क्योंकि उनको अंदाजा है कि कहीं कुछ और ना हो जाए, और वो फिर भागे और गेस्ट हाउस में उन्होंने छुप के मीटिंग करी और चुपचाप वहां से दिल्ली भागे। तो अगर इस तरह की परिस्थितियां ग्राउंड पे हो रही हैं, आप चाहे आसाम ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, आपका उत्तर प्रदेश में आपने कुछ दिन पहले देखा, तमाम जगहों पे इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। आप बताइए ना, आप तो कह रहे थे कि भाई हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप तो कह रहे थे हम जो है एजुकेशन को लेके आएंगे। संजय जी, मेरा सवाल है, जितने मंत्री हैं, क्या आप बता सकते हैं शिक्षा मंत्री जी ने पिछले 2 महीने में, 4 महीने में कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो कि भाई हमने शिक्षा में ये चीजें कर ली हैं, इतनी यूनिवर्सिटी बन गई हैं, इतने कोर्स आ गए हैं, हम इसमें तब्दीली कर रहे हैं, हम ये बना रहे हैं? कोई करा है आज तक शिक्षा मंत्री ने? शिक्षा मंत्री जी राजनीति कर रहे हैं उड़ीसा की, कि उड़ीसा में कैसे सीएम हटे और हमारा नंबर सीएम में आए। आप दूसरे किसी मंत्री को ले लीजिए, आप पेट्रोलियम मंत्री ने आज तक बताया कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोलियम के रेट सस्ते हों, डीजल के रेट सस्ते हों, किसानों को सस्ते मिलें, और हम जो है एथेनॉल मिला रहे हैं, उसमें एथेनॉल हम इसलिए मिला रहे हैं ताकि इसके मिलने से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं ये, और आरोप लगा रहे हैं गडकरी पे, क्योंकि गडकरी को पेलना है इनको, कहीं गडकरी ऐसा ना हो इनके सिर पे बैठ जाए। तो ये तो चीजें जनता को धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, और ये बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है जिस तरह से पहलगांव में हुआ। और वो जो 26 परिवार हैं, और उसमें जो मेन जो मारे गए थे, उनकी पत्नी का तो बयान आप विभिन्न चैनलों पे देख रहे हैं, जिस प्रकार से वो खुद आते हैं, वो खुद भी कह रही हैं कि भाई ये तो एक दो मुही बात हो गई, और आपका दोहरा चरित्र हो गया कि एक तरफ आप इस तरह की बात करते हैं, मतलब आप व्यापार बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे, और अगले दिन क्रिकेट खेलने चले। तो ये मजाक नहीं लग रहा कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल ठीक बात है, ये मजाक ही है। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जी डर क्यों गए हैं। 2.5 साल से मणिपुर नहीं गए। बिहार के चुनाव में लोगों ने मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया घूमने की फुर्सत है, मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी मणिपुर पहुंच गए। 2.5 साल में केपी मलिक साहब, दर्जनों लोगों की, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई, दर्जनों महिलाओं से बलात्कार किया गया। आजाद भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी संख्या में महिलाओं को नग्न करके जुलूस निकाला गया हो। तब भी वहां राष्ट्रपति शासन बहुत समय बाद लगा। वहां के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मुझसे कहा, इंटरव्यू में कहा सिद्धार्थ जी ने, कि मैं चीफ जस्टिस था, मेरे घर के बाहर आधे घंटे तक गोलियां चल रही थी। जिस राज्य में यह हाल हो, वहां प्रधानमंत्री 2.5 साल तक देखने ना जाए, और अचानक जब बिहार का चुनाव आ जाए तो उनको याद आया कि मणिपुर भी जाना है। ये डर किस बात का? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास मणिपुर जाने का समय इसलिए नहीं था कि वहां इलेक्शन तो था नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये कई चैनल, आप जैसे चैनल या बाकी लोग जो है प्रोपेगेंडा खड़ा करते रहते हैं मणिपुर को। मणिपुर में कोई इतनी बड़ी घटनाएं हुई नहीं है कि प्रधानमंत्री को जाना पड़े। प्रधानमंत्री जी जाते हैं भाई, प्रधानमंत्री जी आजकल बिहार की समस्या हल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी टाइम टाइम पे बनारस जाते हैं, प्रधानमंत्री जी जाते हैं। प्रधानमंत्री जी इसलिए अभी मणिपुर गए हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए, अगले साल आसाम में चुनाव है, तो वो पड़ोसी राज्य है, वहां पे नॉर्थ ईस्ट को ठीक करना है, अभी नॉर्थ ईस्ट को पटाना है बिहार के बाद। अभी तो बिहार में चल रहा है। देखिए, बिहार में तो प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी हो, नीतीश कुमार हो, तमाम लोग मान चुके हैं कि बिहार इनके हाथ से निकल गया है। जब इनके हाथ से निकल गया, इनको लग गया, तो इन्होंने अलग अलग प्रोपेगेंडे चलाने शुरू किए। आपको पता है कि आज के अखबार में क्या हेडलाइन है कि तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि हम तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे, और गठबंधन टूट गया है। कांग्रेस का और आरजेडी का गठबंधन
टूट जाएगा। सारा मीडिया ये चला रहा है ताकि ये भ्रमित हो जाए, क्योंकि इनके हथियार वहां सारे खत्म हो गए। मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था आपको कि अब मोदी जी के पास कुछ नहीं बचा है। जैसे वो रथ का पहिया अभिमन्यु खड़ा हो गया था, अब ये खाली लकड़ी का वो पहिया लेके खड़े हुए हैं। इनके पास कुछ करने को नहीं है। दूसरी बात ये आपको मानना पड़ेगा कि इनके जो अधिकारी हैं, इनके जो चाटुकार हैं, इनके जो गोदी मीडिया है, वो बहुत अच्छी तस्तरी में जो है न्यूज और बाकी चीजें इनको परोस के देते हैं। और ये बम बम है भाई, इनके कमरे में, इनके बंगले में, जहां ये जाते हैं वहां स्क्रीन पर चलता रहता है, हाय मोदी जिंदाबाद, मोदी हो, मोदी हाँ, मोदी 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 चल रहा है। तो इनको तो लग रहा है, इसीलिए तो इनका दिमाग आ गया था कि मैं बायोलॉजिकल हूं, मैं तो भगवान हूं। अब थोड़े दिन में कहीं ऐसा कर दें घोषणा कि भाई मैं तो भगवान हूं, तो आप क्या करेंगे बताइए? नहीं, कुछ तो नहीं कर इसलिए इनको इतना ये कर दिया गया कि इनको बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया गया है। और हमें ये लगता है संजय जी कि जब हम 12-13 में थे, 14 के शुरुआत में थे कि कांग्रेस इतना बड़ा घोटाला कर रही है और ये व्यक्ति इतना लच्छेदार भाषण दे रहा है, यार ये व्यक्ति कुछ करेगा। तो जादू तो इन्होंने किया था और वो जादू बरकरार रहा, हम जैसे लोगों में बरकरार रहा 2015 तक। तो वो तो 15 में टूट गया उन लोगों का जादू, जब देखे अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। और अब तक तो बहुत सारे लोगों का टूट चुका है, लेकिन इनको घेर लिया उन्होंने, इनका नहीं टूटा। इनके पास कुछ खबरें जा नहीं रही। जहां कुछ नेगेटिव होता दिखता है उसको रोकने की कोशिश की जा सकती है, जैसे आरएसएस में की गई। अब आरएसएस से इन्होंने समझौता कर लिया है कि आप मुझे निराला कहिए, मैं आपको पंथ कह रहा हूं। अब भागवत जी का इतना अच्छा आर्टिकल लिखा है ना, अब भागवत जी लिखेंगे आर्टिकल 2 दिन बाद। 2017 में यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के 100 साल के इतिहास में इतना अच्छा प्रधानमंत्री, इतना बढ़िया प्रबंधक हिंदुस्तान को नहीं मिला जितने मोदी जी मिले। और तमाम कसीदे उसमें काटे जाएंगे और तमाम अखबारों में छपेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस में। तो उसमें हम और आप क्या करेंगे बताइए? तो जब दोनों लोग खुश हैं और ये अपने लोगों को बना लेंगे, वो किसी अपने आदमी को बना लेंगे, और बम बम ऐसा चलता रहेगा और हम और आप ऐसे बोलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक जी है, क्योंकि एक कहा जाता है तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाऊं। और जी एक बड़ा बढ़िया किस्सा बताता हूँ मैं आपको। मैं प्रधानमंत्री से इसको बिल्कुल नहीं जोड़ रहा, लेकिन एक गधा और एक ऊंट थे और दोनों कह रहे थे कि यार हमारी कोई तारीफ ही नहीं करता, हमारी कोई चर्चा नहीं करता। तो गधे ने ऊंट से कहा कि अहो रूपम, तुम्हारा रूप कितना सुंदर है। आप सोचो ऊंट कितना बेडोल होता है, लेकिन गधा उससे ऊंट से कह रहा है कितना सुंदर रूप है तुम्हारा। अब ऊंट को भी पलटे कुछ कह रहा था। ऊंट ने कहा अहो सौरम, तुम्हारा स्वर कितना अच्छा है गधे भैया, तुम कितना अच्छा, तू मेरी हाँ, खुश ला मैं तेरी खुश लाऊंगा, तू मेरी तारीफ कर मैं तेरी तारीफ करूंगा। 17 तारीख आ रही है, आपको क्या लग रहा है कुछ भी होगा या कुछ नहीं होगा? पार्टी के सांसद को लगेगा कि अभी हेडमास्टर जी अभी हमारी क्लास और लगाएंगे, या पार्टी के अंदर जिस तरह असंतोष बढ़ रहा है वो असंतोष और बढ़ेगा? देखिए संजय जी, क्या अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनका प्यादा बने, उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, मेरे पास जो खबरें हैं, उसका अंदाज आपको भी हो जाएगा कि इन्होंने ये कह दिया है कि अगर हम नहीं तो कोई नहीं, और हम रायता बिखेर देंगे। रायता बिखेरने का मतलब ये है कि भाई शाम दाम दंड भेद करके सत्ता लाए हम और प्रधानमंत्री बनाए फलाने को। क्यों भाई? तो हम तो नहीं बनने देंगे। तो आरएसएस जो है बैकफुट पे आ गई है। अब आरएसएस क्या करे, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग हों, चाहे इसी सोच के लोग हों, मुरली मनोहर जैसे लोग जो इनकी टांग खींच रहे हैं, इनको इनसे सवाल पूछ रहे हैं। वो अगर उनसे भी आप पूछते हैं मुरली मनोहर जोशी से कि भाई क्या आप चाहते हैं कि सरकार गिर जाए, और सरकार गिर जाए तो सरकार विपक्षी बन जाए, कांग्रेस की बन जाए, इंडिया गठबंधन की बन जाए, तो उस पर तो सब एकमत हो जाते, चाहे वो संघ हो चाहे वो भाजपा हो। तो फिर ये होता है कि भाई चलो जेलो इनको जब तक झेल सकते हैं। अब परिस्थितियां ये वो चाहते हैं कि 2029 तक किसी तरह इनको खींचा जाए। अगर खाली यहाँ संघ की चलती है, भाजपा के 10-20% जो संघ की मानसिकता के लोग हैं उनकी चलती है, तो उनका कहना यह है किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए जिसकी मान्यता विपक्ष में भी हो और जिसको देश मान के चले कि भाई ठीक है ये आए हैं कुछ करेंगे। तो वो इस तरह के व्यक्ति को बनाना चाहते हैं। उसमें गडकरी का भी नाम है, तो उससे कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। इसलिए वो तो बाद में होगा जो होगा आरएसएस संघ का, पहले गडकरी को निपटा लो। जैसे आपने कहावत सुनाई, मैं भी एक कहावत सुना देता हूं आपको। जैसे हमारे क्षेत्र में पश्चिम उत्तर प्रदेश में गांव में कुछ जाट बैठे हुए तो हुक्का पी रहे थे वहां तालाब के किनारे। तो बोले यार ये इतना बड़ा तालाब खाली पड़ा है, अगर इसमें थोड़ा मिट्टी विट्टी डाल के गन्ने की फसल बोए तो साला 150 क्विंटल गन्ने तो इसमें वैसे ही हो जाएंगे फ्री फंड में।
तो दूसरे ने कहा यार गन्ने तो हो जाएंगे, लेकिन सामने वो जो जुलाए रहते हैं वो गन्ने तोड़ेंगे फ्री में, तो बोला चलो पहले जुलाओं को निपटा लेते हैं। तो, तो गन्ना कहीं है नहीं और वहां जुलाओं की पिटाई हो रही। बोला साले गन्ने तोड़ो और हमारे, हम बता दे तो तोड़ोगे गन्ने? अरे बोला भैया कौन से गन्ने, गन्ना कहीं है नहीं, कुछ नहीं है। तो बात ये हो रही है कि अभी प्रधानमंत्री का खाली, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रीय अध्यक्ष में खाली गडकरी का नाम आया है और गडकरी को निपटाने का प्रोग्राम शुरू हो गया। अब आप हास्यास्पद देखिए कि गडकरी जो है और उनके बेटे जो है वो एथनॉल मिला रहे हैं, एथनॉल बना रहे हैं, एथनॉल में पैसा कमा रहे हैं। क्या एथनॉल की कंपनियां सिर्फ गडकरी के बेटों की है? मैं कोई ये कह के गडकरी को और उनके बेटे को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं क्या उन्हीं की कंपनियां हैं? और दूसरा ये है कि क्या बिना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के इजाजत के एथनॉल मिलाया जा रहा है? तो इसमें वो नहीं है। दूसरा जो गाड़ियां आ रही हैं जिन पे आप एथनॉल की उसकी बात करते हैं, वो तो हैवी इंडस्ट्री के अंडर आता है, कौन सी गाड़ी बनेगी, क्या मापदंड होगा, तो बाकी कोई दोषी नहीं, ना वो हैवी इंडस्ट्री, ना उस हैवी इंडस्ट्री का सेक्रेटरी, ना वो पेट्रोलियम मिनिस्टर, ना पेट्रोलियम सेक्रेटरी, सिर्फ गडकरी दोषी है। गडकरी जी का सेक्रेटरी और एनएचआई का चेयरमैन भी दोषी नहीं है, गडकरी दोषी है, इसलिए इनको पेलो। क्यों पेलो? कि एजेंडा आपको पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका टारगेट जो है कहीं और है और दिखाना कुछ और चाहते हैं ये। और अब क्या हो रहा है संजय जी, ये बुरी तरह घिर चुके हैं। घिरने का मतलब ये है कि आज इनके पास कहने के लिए एक भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको एक कह दें कि हमने इसमें सफलता हासिल करी है। देखिए विदेश नीति पे इनका क्या हाल हुआ। इनके तो जो सेक्रेटरी से मंत्री आपने बनाए थे वही गायब हो गए थे चाइना टॉक में। आपकी तमाम रणनीति फेल हो गई विदेश की, आपकी देश की अर्थनीति फेल हो गई। जिस तरह से आपको घेरा है आप ही के पार्टी के एक विद्वान पुराने नेता ने, मुरली मनोहर जोशी जी ने, तो आप उस पर भी निपट गए। तो आपकी एक नीति बताइए। आपने जो मंदिर बनाया था हिंदुओं का और हिंदुत्व की जो बात कर रहे थे वो भी रणनीति फेल हो गई, क्योंकि वहां पे तो सपा जीत गई। तो इसका मतलब वही पे तो आपकी सारी नीतियां रणनीतियां फेल हो गई हैं। अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं, तो आप करेंगे क्या? अब आपकी मां आपको कब तक बचाने आएगी? देखिए माँ किसी की भी हो, मुझे लगता है ये भी जो जिस तरह से किसी ने वो बनाई है, क्यों कर रहा है, माँ का अपमान नहीं होना चाहिए। आज वो इस दुनिया में भी नहीं है, माँ सबकी माँ होती है। एक तो ये गलत है, लेकिन आप बचे ही नहीं उससे, मतलब उससे भी नहीं बच रहे हैं, आप माँ को बीच में ले आ रहे हैं। बताइए, अरे भाई आप इतने कमजोर हो गए हैं कि आपको बीच में अपनी माँ को लाना पड़ता है और बिहार में जाके आप कह रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दी है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसने गाली दी उसको तत्काल फांसी पे चढ़ाइए उसको। वो नहीं करेंगे आप, वो पता नहीं पकड़ा है नहीं पकड़ा है, कहाँ है क्या है, लेकिन आप रोना रो रहे हैं जनता के सामने। बिहार की जनता क्या करे? अच्छा चलिए आपकी माँ को गाली दे तो भैया हम क्या करें? बताए हमारे हाथ में क्या है? हम ढूंढे उस आदमी को, पकड़े, मारे, पुलिस क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा? तो ये जो जुमलेबाजी है अब ये जनता की समझ में सीधे सीधे आ गई है। अब बहुत चंद लोग बचे हैं अंधभक्त, और वो वाले अंधभक्त हैं जो किसी न किसी तरीके से उनका एक कोई एजेंडा चल रहा है, किसी की आमदनी हो रही है, किसी को कुछ पैसा मिल रहा है, किसी का कोई धंधा पानी चल रहा है। सिर्फ वो लोग जुड़े हुए हैं जो देश के लिए या अच्छे के लिए या बदलाव के लिए जुड़े थे, वो सब लोग निकल लिए। आप अगर इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। और ये जो मोदी ने जुमला, ये जो राहुल गांधी ने जुमला दिया है, ये जो राहुल गांधी ने सिस्टम चलाया है, ये बैकफुट पे ले गया है इनको। अब ये मामला पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ना इसका कोई इनके पास जवाब है। अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं, संजय जी आप बताइए मुझे, कह रहे हैं कि बनारस में 11 लाख वोट पड़े हैं और वहां पे दिखा रहे हैं जो है 12,80,000। तो ये 1,80,000 वोट कहां से आ गए? अब ये सवाल आ गया है, अब इस पर सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? किसके पास जवाब है? चुनाव आयोग कह रहा हम तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनते, हम तो जब हमें लगेगा एसआईआर लागू करना है करेंगे, जब चाहेंगे करेंगे, जब चाहेंगे नहीं करेंगे, तो वो भी आजाद हो गया है। तो ये सवाल कौन पूछेगा? यहाँ कंट्रोल कौन करेगा? तो ये बड़ी परिस्थिति एक बन गई है देश में, इसका जवाब देने के लिए अब कौन आ गया है? अब बाकी सारा मैं ज्यादा करना नहीं चाहता, आप जानते हैं तो परिणाम क्या होने वाले हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। जेपी की तरह एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो सकता है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। नहीं, आप जानते हैं, आपने जेपी का नाम संजय जी लिया कि छोटा, देखिए ये जिस प्रकार से छात्र और सरकारी कर्मचारी बिहार में धरना दे रहे हैं और वाजिब सवाल पूछ रहे हैं, आंदोलन बन सकता है।
क्योंकि तमाम आंदोलन अगर आप देखेंगे आजादी से लेके आज तक, चाहे जेपी के आंदोलन की बात करें, वो बिहार से ही छोटा आंदोलन शुरू होता है। शुरू में आप उसको इग्नोर करते हैं और वो फिर धीरे धीरे बड़ा आंदोलन बन सकता है। तो ये कल को बड़ा आंदोलन बन जाए छात्रों का, तो कैसे आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने कह दिया टीचरों को कि आपके दोबारा एग्जाम होंगे। बताइए क्या हास्यास्पद है ये, दोबारा एग्जाम होंगे टीचरों के। जो हजारों टीचर हैं नौकरी पर आपने रख लिया उनको, अब वो दोबारा उनके क्या क्या जताना चाहते हैं, तो आप उनको निकालेंगे। अब एकाएक चिट्ठी बिहार के टीचरों को आपने दे दिया कि भाई आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाता। मजाक आपने बना रखा है सरकार में रहते हुए। तो ये बड़े आंदोलन कभी कई बार इस तरह के बन जाते हैं और ये अभी इसको सीरियस नहीं ले रहे। जी, आप केपी मलिक जी इतने खरी खरी बोलते हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने आप पे एक थंबनेल लगा के शिकायत करी है कि केपी मलिक जो है ना ये ज्यादा बोलते हैं। भाव मतलब अंदर से भाव ये होगा, लेकिन भाव ये है कि जितने यूट्यूबर हैं, फेसबुक हैं, एक्स हैं, हम भारत को नेपाल बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। मतलब सपना आ रहा है, कौन बना रहा है भारत को नेपाल? नहीं देखिए संजय जी देखिए ऐसा है, अच्छी लगी है मुझे लगता है जो भारत को नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं, आपने ये एक ट्वीट शेयर किया था अगले ही दिन, आज नेपाल में घटना हुई और अगले दिन ट्वीट उन्होंने कर दिया था कि हम भारत को नेपाल नहीं बनने देंगे। किस तरह रोकेंगे वो, और कौन है वो? क्या वो सरकार के प्रवक्ता हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं? ऐसे चाटुकारों से भारतीय जनता पार्टी भरी पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को खतरा इसी प्रकार के लोगों से है। आप ये जो गैंग है भारतीय जनता पार्टी में, यही डुबोएगा। आपने भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ता का कुछ दूसरे चैनल पे अभी एक वीडियो देखा, वो ऊपर से तो नंगे थे, नीचे से भी हो गए। दूसरा आपने देखा अभी एक जो चुनाव लड़ने आए थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, वो हार गए और मुकाबले में फिर आ गए वो कि नहीं, और उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया। होशियारी देखिए इनकी, वो खुद ही बताते फिर रहे हैं कि वहां फर्जी वोट डाले थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, हमें आपको पता भी नहीं था, उन्होंने बता दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी फर्जी वोट डल रहे हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो फर्जी वोट अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डल सकते हैं तो बाकी जगह क्या हाल होगा? तो ये तो अंदर से ही आवाजें आनी शुरू हो गई है, ये तो अंदर से ही बांडा फूटना शुरू हो गया है। तो जिनका आप नाम ले रहे हैं ये खुद ही कर देंगे। आप बताइए, अच्छा क्यों ना हो, ये कश्मीर में जाके 2 दिन पहले एक भव्य पार्टी करते हैं और फोटो डालते हैं ये सोशल मीडिया पे, और जो छात्र यहाँ लाठी खा रहे हैं बिहार में, जहां से ये आते हैं बिहार और झारखंड में, वहां छात्रों का हालचाल लेने गए ये बता रहे हैं मेरे बच्चे कहां पढ़ते हैं, मेरा क्या स्टेटस है। तो उनके साथ आप मजाक कर रहे हैं। शायद यही तो हुआ था नेपाल में। तो नेपाल अगर होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? शायद आप भी होंगे। भाई संजय शर्मा की, केपी मलिक की वजह से तो होगा नहीं नेपाल, अगर होगा तो इनकी वजह से होगा। क्योंकि आप जिस प्रकार से दिखाना चाह रहे हैं, आप जिस प्रकार से बताना चाह रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि मेरी बेटी कहां पढ़ती है, मेरा बेटा कहां पढ़ता है, मैं पार्टी जन्मदिन की कहां करता हूं, उसका बिल कितना आया है, उस होटल में कौन कौन गए थे, वहां सुरक्षा का क्या हुआ, आपको परमिशन कितने ली, कितने का जो बिल आया था वो किसने बिल दिया। 1000 सवाल आप छोड़ के जा रहे हैं और वो बिहार का कार्यकर्ता, बिहार का छात्र सवाल पूछ रहा है। केपी मलिक थोड़ी पूछ रहा है सवाल, या संजय थोड़ी पूछ रहे हैं। तो अगर इसकी कोई परिस्थिति बनती है तो इसके जिम्मेदार तो स्वयं है, और वो अकेले नहीं है। ऐसा एक पूरा गैंग है भारतीय जनता पार्टी को डुबाने के लिए, जिनमें से कुछ का मैंने नाम लिया अभी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पूरा गैंग है जो भारतीय जनता पार्टी को डुबोने की तैयारी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत करी, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। जी धन्यवाद। तो ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।